हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल्स नेस्ट। आज इस वीडियो में मैं अपनी थर्ड ट्राइमेस्टर की जर्नी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। इससे पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया था। तो उसके बाद जब सेकंड ट्राइमेस्टर का मैंने आपको एक्सपीरियंस शेयर किया था तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट मोमेंट पे तब मैंने डॉक्टर चेंज करने का डिसीज़न लिया था सेकंड ट्राइमेस्टर में। तो इस वीडियो में हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों ने भी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हो वो जाकर देख सकते हैं, उनकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैंने न्यू डॉक्टर चेंज क्यों की। तो जब मैंने स्कैन करवाया था उस टाइम, तब स्कैन में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो थोड़ी सी अलग लग रही थी, जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। और जब मैं डॉक्टर के पास पूछने के लिए गई तो उन्होंने बिल्कुल रूड वे में जवाब दिया। तो मैंने सोचा कि मैं एक और सेकंड ओपिनियन ले लेती हूँ, एक और अच्छी डॉक्टर को दिखाती हूँ। तो मैंने एक फेमस डॉक्टर है इंदौर में, उन्हें दिखाया। और उनको जब मैंने दिखाया तो उन्होंने भी बोला कि ये सोनोग्राफी रिपोर्ट नॉर्मल है, इसमें ऐसा ज़्यादा कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है। और उन्होंने बाकी जो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, जो यूरिन इन्फेक्शन या वजाइनल इन्फेक्शन लग रहा था, उसके लिए उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा कि आपको जो डॉक्टर ने इतनी एंटीबायोटिक्स लिखी थी तो क्या उन्होंने टेस्ट करवाया था। तो मैंने बोला नहीं, उन्होंने तो कोई टेस्ट नहीं करवाया था। तो फिर उन्होंने सबसे पहले मेरा यूरिन इन्फेक्शन के लिए यूरिन टेस्ट और वजाइनल इन्फेक्शन के लिए वो वाला टेस्ट, दोनों सैंपल लिए और सबसे पहले उन्होंने वो टेस्ट करवाए। उसके बाद फिर मुझे उन्होंने मेडिसिन्स भी दे दी। तो उन्हें लग रहा था कि हो सकता है इन दोनों में से कोई इन्फेक्शन जिसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो रही होगी। तो उन्होंने अच्छे से सब कुछ चेक किया इंटरनली और उसके बाद फिर सैंपल लेके फिर उन्होंने मुझे वजाइनल के लिए तो एक मेडिसिन भी दी इंसर्ट करने के लिए 3 डेज़ के लिए। और उन्होंने कहा कि इससे ठीक हो जाएगा, नहीं होता है तो फिर वो कुछ और मेडिसिन लिखेंगी। और यूरिन इन्फेक्शन के लिए भी उन्होंने दी। फिर जब रिपोर्ट आई तो यूरिन इन्फेक्शन था ही नहीं। और पुरानी डॉक्टर ने यूरिन इन्फेक्शन के लिए बहुत सारी दवाइयाँ लिख दी थी, जबकि था मुझे वजाइनल इन्फेक्शन, जो वो 3 दिन की जो मेडिसिन थी उसी से ठीक हो गया था। तो उसमें ज़्यादा कुछ रिपोर्ट में भी नहीं आया था, बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन था। तो इतनी सी चीज़ थी जिसके लिए कोई मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं थी, जो न्यू डॉक्टर मैंने दिखाया उससे सॉल्व हो गई। तो इसीलिए अगर जब भी आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा हो तो सेकंड ओपिनियन ज़रूर ले लेना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में जब भी हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट कई बार हो जाता है। और फिर जो न्यू डॉक्टर थी उन्होंने सोनोग्राफी रिपोर्ट में भी बोला कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है वो आपको कंटिन्यू करना है। जो इंजेक्शंस वीकली लगवाने हैं वो भी लगवाने हैं। जो एक मेडिसिन मैंने आपको बताई थी सस्टेन SR, वो भी उन्होंने बोला कि ये कंटिन्यू करनी है। और बाकी जो अदर मेडिसिन थी वो भी उन्होंने कंटिन्यू करने को बोला। और ग्रोथ रिलेटेड जो मुझे एक डाउट हो रहा था कि क्या ग्रोथ कम तो नहीं हो जाएगी, तो उससे रिलेटेड डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बोला। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये सब बातें 26 वीक्स की। उसके बाद 28 वीक्स के अराउंड मुझे बूस्ट्रिक्स का डोज लगा, जो TT का मैंने बताया था जो पहले लगा था, उसका सेकेंड डोज मुझे 28 वीक्स में लगा। ये वाला डोज भी कुछ डॉक्टर्स सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही लगा देते हैं, कुछ सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में लगाते हैं, तो ये सबका अलग अलग रहता है। उसके बाद फिर मेरे फिर से ब्लड टेस्ट हुए सारे, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया था ऑलमोस्ट। तो ब्लड टेस्ट उन्होंने सारे करे, सब कुछ नॉर्मल आया था, बट जो शुगर है वो थोड़ी इंक्रीज़ होके आई थी। और ये जो शुगर का टेस्ट होता है ये OGCT वाला हुआ था मेरा, जिसमें ग्लूकोज पीना पड़ता है पहले और फिर उसको पीने के बाद टेस्ट होता है। नॉर्मल शुगर तो आपकी नॉर्मल ही रहती है, लेकिन ये जो OGCT वाला होता है, जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए होता है प्रेगनेंसी में, ये मेरा 151 अराउंड मेरी शुगर आई थी। तो फिर मैंने जब डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा ये इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब आपको कंट्रोल करना है, ज़्यादा आपको ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं खानी है जिससे ये शुगर जो ये और इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में ही इंक्रीज़ होती है। प्रेगनेंसी के बाद ये अपने आप कम भी हो जाती है और किसी किसी की रह भी जाती है, इसीलिए इस टाइम पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो उस टाइम मैंने शुगर ऑलमोस्ट बंद ही कर दी थी, क्योंकि लास्ट के 3 मंथ्स ही बचे थे। तो फिर मैंने अवॉइड किया था, बहुत ही कम शुगर खाती थी मैं। और उसके अलावा उन्होंने मुझे बोला था कि जो सोनोग्राफी में मेरी जो PI वैल्यू बढ़ी हुई आई थी, उसके कारण कई बार ऐसा होता है कि BP भी बढ़ जाता है एंड में। तो उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि आपको नमक भी कम खाना है। तो नमक और शुगर ये दोनों ही मैंने कम कर दी थी, ताकि बाद में कुछ भी ऐसी रिस्क ना हो। उसके बाद एक दिन अचानक मुझे इचिंग होने लगी। तो जब इचिंग होती है तो आपको लगता है कि ये नॉर्मल ही, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में इचिंग होती है। तो मुझे इचिंग हो रही थी, मैंने 2-3 दिन देखा कि बंद हो जाएगी अपने आप, लेकिन वो नहीं हुई।
उसके बाद फिर मैंने थोड़े से यूट्यूब पे वीडियोस देखे कि प्रेगनेंसी में इचिंग क्यों होती है, तो उसमें आया कि कई बार लिवर में इन्फेक्शन के कारण भी इचिंग होती है। तो एकदम से मुझे टेंशन हो गई, तो मैंने डॉक्टर को मैसेज किया कि मुझे इचिंग हो रही है। तो उन्होंने मुझे बोला कि सबसे पहले 2 ब्लड टेस्ट करवा लो, एक LFT का और एक बाइल एसिड का। तो ये दोनों टेस्ट जब उन्होंने लिखे तो मुझे समझ आ गया कि ये डॉक्टर ने भी वही टेस्ट लिखे हैं लिवर से रिलेटेड, तो ये पक्का उसी के कारण होती होगी। और जब वो टेस्ट की रिपोर्ट आई, मैंने 2-3 अलग अलग लैब्स थे, तो जो भी ऑनलाइन बुकिंग हो जाती थी उससे एक बुक करके ये 2 टेस्ट करवा लिए। तो इसमें एक ALP करके होता है, अल्कलाइन फॉस्फेट, वो वाली वैल्यू मेरी बहुत ज़्यादा आई, 421, जो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा थी। और जो बाइल एसिड वाला था वो रिपोर्ट वो नॉर्मल आई थी। फिर मैंने डॉक्टर को मैसेज में ही बताया, तो उन्होंने मुझे एक टैबलेट बोली यूडिलिव 300। उन्होंने बोला कि आपको 3 टाइम ये दिन में लेनी है। तो प्रेगनेंसी में एक जैसी टैबलेट दिन में 3 बार लेना है, तो थोड़ा सा मुझे टेंशन हो गया कि इतनी सारी क्यों खानी है। उन्होंने बोला कि अभी तो ये आपको 15 डेज़ लेनी है, उसके बाद फिर से एक बार टेस्ट करवाएंगे। तो ये सब हुआ। उसके बाद जब मैं वापस डॉक्टर की जो मेरी विज़िट शेड्यूल थी, तो मैं गई, तो उनको ऐसा लगा कि ये जो रिपोर्ट आई है ये थोड़ी सी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि बाइल एसिड बिल्कुल सही आया था और जो ALP की वैल्यू है बहुत बड़ी हुई आई थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक और लैब से टेस्ट करवा लो, ताकि एक क्लैरिटी मिल जाए कि कहीं रिपोर्ट तो गलत नहीं आई है। तो जब मैंने 3 दिन बाद ही फिर से टेस्ट करवाया, तो रिपोर्ट चेंज हो गई। मेरा जो बाइल एसिड वाला है वो वैल्यू बढ़ गई, जो नॉर्मल आई थी वो 11.9 समथिंग आई, और ALP की वैल्यू जो 421 थी वो घट के 262 हो गई 3 ही दिन के अंदर। तो वो फिर बहुत ही डिफरेंस लगा जो डॉक्टर है उनको भी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी यूडिलिव 300 तो आपको कंटिन्यू रखनी है, फिर 15 डेज़ बाद फिर से टेस्ट करवा लेंगे। उसके बाद 32 वीक्स के अराउंड मेरा ग्रोथ और डॉपलर स्कैन हुआ, जो मुझे बहुत दिन से टेंशन थी कि ग्रोथ हो रही होगी या नहीं। तो उसके बाद जब 32 वीक्स में वो वाला स्कैन हुआ, तो उसमें बेबी की ग्रोथ कम आई थी, जो मुझे उस टाइम लग रहा था कि ग्रोथ कम हो सकती है, जबकि मैं उसकी जो सैशे मुझे दिया था RG प्रेग का वो ले रही थी, उसके अलावा जितनी प्रोटीन की डाइट है वो सब ले रही थी, लेकिन ग्रोथ 10 डेज़ कम हो गई और बेबी का वेट सिर्फ 1.61 kg था। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको डेली पनीर खाना है, घर पे पनीर बनाना है। उसके बाद जो पनीर का जो पानी बचता है उसमें वे प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, उसी से आटा लगाना है, उसी से सब्जी बनानी है, दाल बनानी है, और जितना हो सके प्रोटीन ज़्यादा लेना है, स्प्राउट्स खाने हैं, नारियल पानी लेना है, मतलब जितनी भी हेल्दी चीज़ें होती है, सत्तू का पानी, ये सब चीज़ें उन्होंने मुझे बताई प्रोटीन के लिए कि आप ये सब करो। उसके बाद वापस से कुछ टाइम बाद एक और बार स्कैन करवा के देखेंगे कि ग्रोथ हो रही है या नहीं। उसके बाद 33 वीक्स के अराउंड मेरा CTG टेस्ट हुआ, जो बेबी की हार्ट बीट चेक करते हैं। तो CTG जो टेस्ट है वो नॉर्मल आया था। उसके बाद ये सब सही चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक मॉर्निंग में 34 वीक्स हो गए थे। 34 वीक्स के बाद एक दिन अचानक मॉर्निंग में सब कुछ सही था और मुझे ब्लीडिंग हो गई बहुत ज़्यादा। ब्लीडिंग अगर 34 वीक्स के अराउंड होती है तो एकदम से टेंशन हो जाती है, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम बचता नहीं। तो मैंने इमीडिएटली डॉक्टर को फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि आप अभी हॉस्पिटल आ जाओ और वो चेकअप करवा लो, और ऐसा हो सकता है कि एडमिट भी होना पड़े। तो मैं डर गई थी, मैं हॉस्पिटल गई। डॉक्टर को मैंने कॉल पहले ही कर दिया था। वहाँ पर हॉस्पिटल जाने के बाद मेरे सारे टेस्ट हुए कि क्यों ये ब्लीडिंग हो रही है। उसके बाद सोनोग्राफी भी हुई, बाकी जो सारी टेस्ट थे वो तो नॉर्मल आए थे। फिर डॉक्टर ने कहा कि एक बार स्कैन करवा के देख लेते हैं, स्कैन से पता चल जाएगा कि ये क्यों हो रहा है। तो जब स्कैन करवाया तो स्कैन में भी सारी चीज़ें तो नॉर्मल आई थी, लेकिन जो बेबी की ग्रोथ है वो और कम हो गई थी, और जो वेट है बेबी का वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा था, वो एकदम कम इंक्रीज़ हुआ था। तो वो वेट वाला इशू ब्लीडिंग से रिलेटेड नहीं था। ब्लीडिंग हो सकता है किसी और कारण से हो रही होगी, क्योंकि जितने भी कारण डॉक्टर को लगे वो सब नहीं थे। फिर प्लेसेंटा का हो जाता है कई बार, तो वो सारे कारण नहीं थे, लेकिन मुझे ब्लीडिंग हो रही थी। बट उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन की बॉटल चढ़ाई, उससे वो ब्लीडिंग स्टॉप तो ऑलमोस्ट एक दिन में हो गई थी, लेकिन एक दिन मुझे ऑब्जर्वेशन में रखा और मैं वहाँ पर एक दिन एडमिट रही थी हॉस्पिटल में। उसी टाइम मुझे एक बेटनासोल करके इंजेक्शन होता है जो बेबी के लंग्स डेवलप करने के लिए होता है, कि इनकेस इमरजेंसी में डिलीवरी करवानी पड़ी, तो वो मुझे उस दिन उन्होंने दे दिया था। एक दिन के बाद मेरी ब्लीडिंग कम हो गई थी, तो उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया कि ठीक है अभी कुछ भी नहीं है, अभी 3 दिन बाद आकर एक बार और दिखा देना। फिर 3 दिन बाद मैंने दिखाया तो मुझे हल्का सा म्यूकस टाइप डिस्चार्ज हो रहा था,
तो मैंने डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने बोला कि अब ज़्यादा दिन नहीं है, आपको कभी भी लेबर पेन आ सकते हैं। उस टाइम ज़्यादा वीक्स हुए नहीं थे, 35 वीक्स ही हुए थे। तो फिर भी एक टेंशन हो जाता है ना जब डॉक्टर बोल देती कि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, कभी भी पेन आ सकते हैं। और फिर एक दिन 36 वीक्स के अराउंड मुझे लेबर पेन जैसा फील हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें मैं अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस में आप सभी के साथ शेयर करूँगी। लेकिन जो थर्ड ट्राइमेस्टर था उसमें मुझे जो 2-3 चीज़ें हुई, बेबी की ग्रोथ स्लो होना, उसके अलावा फिर ये जो कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं इसे, जो ये लिवर में प्रॉब्लम हो जाती है, ये भी एक इशू है। साथ में शुगर भी थोड़ी बढ़ी हुई आ रही थी। तो ये सारी चीज़ें मुझे थर्ड ट्राइमेस्टर में हुई, जो ऐसा मुझे लग रहा था कि मैं सब कुछ अच्छे से कर रही हूँ, लेकिन एक साथ इतनी सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है। लेकिन उसके बाद एंड में देखते हैं क्या हुआ। वो सारी चीज़ें डिलीवरी के एक्सपीरियंस में मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। जो मेडिसिन्स मैंने बताई वो मेरी डॉक्टर ने मुझे लिखी थी, हो सकता है कि आपकी डॉक्टर आपको कुछ और मेडिसिन्स लिखे। तो ये मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है, और इसके अलावा कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।